ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन, आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। तमाम लोग आज दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस आलमी वबा से निजात दिलाए, हम जल्द अज जल्द जो है अपनी पहले की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताती चलूँ कि आज भी हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से और साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ मिथ्स भी जो डायबिटीज़ से रिलेटेड होंगी। आप हमें शो पे कॉल कर सकते हैं, हम लाइव है 11 से 12 के दरमियान। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जो भी आपके मसाइल हैं शुगर के हवाले से या जो भी दीगर मसाइल बीमारी के हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मिथ्स के हवाले से कहा जाता है कि कुछ मिथ्स गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या वो कहते हैं कि शुगर जो है वो हनी खाने से नहीं होती है और लीन थीन लोगों को जो है वो डायबिटीज़ नहीं होती। तमाम चीज़ें हैं जो आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जुम्मा है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जुम्मे का दिन। डॉक्टर साहब, आज भी हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, लेकिन हम साथ साथ मिथ्स भी डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कल भी हमने शुगर को डिस्कस किया था, डायबिटीज़ को डिस्कस किया था। तो जो कुछ लोग होते हैं जब वो कहते हैं कि आज हमारी डायबिटीज़ जो है वो शुगर कंट्रोल है तो आज हम दवा नहीं लेंगे, तो दवा का डेली बेसिस पर लेना जो डायबिटिक है वो कितना ज़रूरी है? देखिए, बिल्कुल जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसमें काफ़ी अरसे या लॉन्ग टर्म कहते हैं या कुछ तो लाइफ टाइम आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, तो ऐसी सूरत में कोई भी डायबिटीज़ ही नहीं, हाइपरटेंशन है, कार्डिक पेशेंट्स की हैं, इनको कोई डोज कोशिश करा करें कि डोज स्किप ना हो पहली बार, और अपनी मर्ज़ी से ना छोड़ें और ना उसका डोज बढ़ाएं या घटाएं। ठीक है। डायबिटिक की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे भी उनके जहन में आता है कि जी आज हमने क्योंकि ज़्यादा खाना खाना है तो हमने कोई टैबलेट अगर फॉर एग्जांपल वो ले रहे थे ज़्यादा खा लें अपने तौर पे, क्योंकि ये जो यूट्यूब पे गूगल सर्च के ऊपर जाके बहुत सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फॉर्मेशन जो गूगल पे है वो सही है, हर कोई शेयर कर रहा होता है उसके अंदर चीज़ें, तो कोई अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा होता है, हम उसको अपने ऊपर जो है वो अप्लाई करके देखना शुरू कर देते हैं जो नुकसानदेह हो सकता है। तो और डायबिटिक पेशेंट में ख़ास तौर पे क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है, कहीं आपने ज़्यादा डोज खुदा ना खास्ता अपने ही तौर पर इस्तेमाल कर लिया तो ऐसी सूरत में शुगर जो है बहुत नीचे हो सकती है, ब्लड शुगर लो हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें आपने स्किप कर दिया कि आज नहीं खाई कि चलो अब ये 2-3 दिन हम नहीं खाते, क्योंकि एक खौफ ये रहता है कि जी मैंने ये देखा है कि डायबिटिक पेशेंट्स क्या हाइपरटेंसिव हों या कार्डिक पेशेंट्स, उनको एक खौफ ये होता है कि अगर हम इसको खाएंगे आदी बन जाएंगे। एक चीज़ या ये कि ज़्यादा अरसे खाने से इनका असर ख़त्म हो जाता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये गलत ख्याल है। तो डॉक्टर साहब, ये जो ग़िज़ाएँ होती हैं जैसे कि स्टार्च फूड्स हो गए, इसमें पास्ता, पोटैटो, तो ये आप डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं? देखिए, डायबिटिक पेशेंट को ऐसा मनाही किसी भी चीज़ की नहीं है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, या जैसे अभी आपने कहा कि स्टार्ची फूड्स हैं, पोटैटो हो गया या पास्ता या और भी कोई चीज़, खाना सब कुछ है लेकिन मिकदार उसकी कम कर देनी है। ठीक है। जब हम कहते हैं कि अब कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करते हुए ब्राउन ब्रेड के ऊपर चले जाएंगे या और कोई इस टाइप की, अगर देखा जाए तो कैलोरीज पॉइंट ऑफ व्यू से और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो ब्राउन ब्रेड है वो बेसिकली हाई फाइबर होती है। तो हाई फाइबर होना और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की मिकदार होना में ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये चीज़ है, जैसे हम रोटी खाते हैं तो हम मैदे से बनी हुई बिल्कुल वाइट आटे की भी खाते हैं, और जो चक्की का जो प्योर जैसे आप कहते हैं थोड़ा ब्राउन जो है रोटी वो भी खाते हैं। अगर कैलोरीज़ की बात करें तो मोरलेस सब में दोनों में कैलोरीज सेम है। पॉइंट सिर्फ जो आ जाता है वो आ जाता है कि फाइब्रस है, कि आपकी जो चक्की का आटा है अगर आप रॉ फॉर्म में थोड़ा सा लेते हैं, ब्राउन लेते हैं, उसमें वाइट नहीं मिला हुआ होता, तो वो आपका फाइबर जो है वो प्रोड्यूस करता है, फाइब्रस होता है जो आंतों के लिए बेहतर है। ठीक है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मीरा बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? जी, मेरी अम्मी को शुगर है बहुत ज़्यादा जी। और बीपी का भी मसला है, लेकिन उनकी टांगों में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, ठीक है। शुगर कितने अरसे से है उनको? जी, शुगर कितने अरसे से है, कितना टाइम हो गया? ये 4 साल हो गए उनको। 4 साल हो गए। आपने कहा कि शुगर उनको ज़्यादा है, लास्ट जो फास्टिंग ब्लड शुगर या जो रैंडम कोई करवाई टेस्ट, तो वो मुझे बताइएगा ज़रा। आज सुबह का उन्होंने फास्टिंग किया तो 137 आई है मुझे। 137 आई, अच्छा। और रैंडम 200 तक चली जाती है। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए इसमें परेशान नहीं हो कि जैसे अब आपने कहा कि बहुत ज़्यादा। जब वो रात को सोने के लिए लेटती है ना, उनकी टांगों में बहुत दर्द होता है। अच्छा, ठीक है, कोई भी पेन किलर फर्क नहीं कर रहा।
ठीक हो गया। देखिए जो अलामात आ रही हैं, फॉर एग्जांपल पैर में दर्द होना या टांगों में दर्द होना, डायबिटीज़ का एक है, बहरहाल जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ये चीज़ होती है, और बाज़ वक़्त और भी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है ना, उसको रूल आउट करने की ज़रूरत है। लेकिन शुगर लेवल्स के लिए मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा बस डाइट का इस्तेमाल करें। वॉकिंग एक्सरसाइज करती हैं, चलना फिरना रखती हैं रेगुलर? और पाँव में छाले भी निकले हैं, उससे जलन होती है पाँव में, तलवे जो होते हैं ना उसमें। वो अच्छा, वॉक अच्छा। करती हैं, चलती फिरती हैं? जी बिल्कुल, रात में वॉक पे जाती हैं काफी। अच्छा, ओके। अच्छी बात है। वॉक कंटिन्यू रखें, और अगर कोई इसके अलावा मशवरा चाहिए मेडिसिन के हवाले से, मैं आपसे आप मुझे कॉल कर सकती हैं प्रोग्राम के बाद। तो अगर डोज एडजस्टमेंट चेक करेंगे कि उनको मेडिसिन जो दी जा रही है वो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा, फिर मैं आपको गाइड कर सकूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैडम मैं जेलम से बात कर रहा हूँ, शुजात अहमद सिद्दीकी मेरा नाम है। जी, मैं क्या पूछना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, खास Thank you तौर so से much. डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत शुक्रिया। सर मेरा मसला यह है कि मेरी एज है 74 प्लस। ठीक है। मैं ये पता करना, मैं डायबिटीज का मरीज नहीं हूँ। जी जी क्या मैं अब भी, मेरे फैमिली हिस्ट्री है, यानी जी। मेरे वालिद वालदा दोनों साइड से ये बीमारी है, जी। तो क्या मुझे अब भी एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, देखें, अच्छा सवाल है। देखें, जब पेरेंट दोनों यानी माँ बाप जो हैं अगर वो डायबिटिक रहें तो तकरीबन 70 to 75% चांस होता है कि जो सिबलिंग्स हैं उन तक ये चीज़ ट्रांसफ़र हो, ठीक है। और ऐसी सूरत में एहतियात, जैसे आपने कहा, जो मेन इस वक्त एहतियात है, आप माशाल्लाह एक अच्छी एज है और अल्लाह में आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, चलना फिरना जो है, वॉकिंग जो है वो लाजमी रखें, चलते फिरते रहें। क्योंकि इस चीज़ से अगर सिर्फ आप जैसे डाइट तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एहतियात अपने तौर पे ज़रूरी होती है। जैसे हम बता रहे होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, प्रोटीन फैट्स भी एक बैलेंस फॉर्म में रखें। लेकिन वॉक अगर आप रखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये जो चांसेस हैं डायबिटीज़ के, ये कम, क्योंकि आपका वेट लिमिट में रहेगा, जो मेन मकसद है। अगर BMI नहीं बढ़ता तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आप अगर गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खा रहे तो उससे इंशाल्लाह डायबिटीज़ के चांसेस नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि लाजमी हो, जो 70% चांस है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल का और शो पसंद करने का। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अपना एक चार्ट बना के चलते हैं और वो बिल्कुल ही शुगर फ्री ग़िज़ाएँ लेना शुरू कर देते हैं, तो ये ठीक है या आपको नॉर्मल चलना चाहिए, नॉर्मल हर चीज़ खानी चाहिए? अच्छा, देखिए, जब हम शुगर फ्री ग़िज़ाओं की बात करते हैं तो अमूमन वो मीठी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। Exactly. ठीक है, जो कि जिसमें नॉर्मली अगर वो पकती हैं, चाहे वो खीर हो, कस्टर्ड हो, कोई जूसेस हों या और कोई मीठी चीज़ हो, तो वो या मिठाइयाँ हैं, तो उसमें तो आप ज़हबत है अगर स्वीटनर डला हो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपको एक टेस्ट भी चाहिए, एक शौक़ होता है, ज़ाहिर है ये चीज़ ख़त्म तो नहीं हो रही होती ना कि डायबिटिक हो गया तो आपने इन चीज़ों से बिल्कुल दूर होना है। इसीलिए यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ लोगों की मिथ है कि स्वीटनर वो ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू शुगर। देखिए हाँ, मैं उसी पर भी आता हूँ। बिल्कुल अच्छा आपने कहा, ये साथ ही पूछ लिया। मैं स्पेसिफिक बता दूँ कि स्वीटनर्स का ऐड हुआ अगर जो जिसमें भी वो ऐड हैं ताकि मिठास कम हो जाए, कैलोरीज उसमें कम हो जाएँ, तो डेफिनेटली उसका एक फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और अगर जो प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं जिसमें स्वीटनर सही से यूज़ किया, जहाँ तक ये एक मिथ है कि अमूमन लोगों के जहन में ये भी आता है कि जो स्वीटनर्स हैं ये खुदा ना खास्ता कैंसर कॉज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको पढ़ा भी और देखा कि बहुत सारी ये मिथ की तरह है। इसको बहुत तरीके से डिटेल किया गया एक अरसे से। अगर मैं कहूँ तो अब तकरीबन 30-40 साल से इसका इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा स्वीटनर्स का। बेसिकली जो इसमें सुक्रोज़ है यानी सैक्रीन टाइप की जो डाली जाती है, सैक्राइड्स होते हैं ये, इसमें होता है असल में एस्पार्टेम है ना। तो एस्पार्टेम जो है वो लॉन्ग टर्म उसमें माइग्रेन या दूसरी चीज़ें तो शायद उसका सबब बनता हो, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो खुदा ना खास्ता कैंसर करता है, ये ख्याल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं तनवीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मेरी एज है जी 53 ईयर्स। ठीक है। एंड मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ तकरीबन पिछले 10 साल से। कितने अरसे से? सॉरी, 53, 10 साल से। 10 साल से, ठीक है। 10 साल से। और मेरी हाइट है 5'11", वेट है मेरा 87।
kg। ठीक है। ठीक है, तो मैं रेगुलर मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन ये जो आजकल कोरोना की वजह से जो प्रिस्क्रिप्शन चल रही है कि जी जो डायबिटीज पेशेंट है उनको ये ज़रा जल्दी से कैच करता है और उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मैं अभी पूरे पिछले महीने से मैं रेगुलर वॉक भी करता हूँ शाम में 1 घंटा पूरा। ठीक है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 200 से ऊपर कभी भी नहीं गई शुगर। ठीक है, लेकिन एक वसवसा दिल में रहता है कि ये जो शुगर पेशेंट है उसके लिए जरा ये खतरनाक है और ये इस तरह का, लेकिन बहरहाल अल्लाह का बाकी बहुत करम है कि सिर्फ शुगर का, क्योंकि मेरी वालदा को, मेरे वालिद को शुगर थी जेनेटिक और मुझे भी है, और इस वजह से जरा बस आपसे रहनुमाई चाहिए थी कि मुझे चावल खाने का बहुत शौक है। चावल नहीं मैं छोड़ सकता, मैंने जो मेरे कंसल्टेंट है मैंने उनको बोला था कि जी चावल मैं नहीं छोड़ सकता, तो वो 1 आध प्लेट मैं खा लेता हूँ हफ्ते में 1 आध बार, वो भी फीके वाले जो पानी निकालने वाले। तो इसके लिए जरा मुझे बता दीजिएगा वैसे चावल मैं भी नहीं क्या करना चाहिए। चावल मैं भी नहीं छोड़ सकता एग्जैक्टली। चावल की कोई मनाही एज सच नहीं है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ऐसा नहीं है हर किस भी कि कहा जाए कि आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खा सकते हैं चावल, ऐसा नहीं है। देखिए चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही है ना, स्टार्च है और कैलोरीज आ रही हैं। अब पानी निथार के जब आप चावल बनाते हैं तो अमूमन वो डाइट राइस की तरह हो जाते हैं, नहीं समझे। अगर पानी के साथ पकाए जाएं तो उनकी न्यूट्रिशनस वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कंपैरेटिवली अगर पानी निथार के आप पानी इस्तेमाल करते हैं और क्वांटिटी को थोड़ा सा रिड्यूस रखते हैं, अब ठीक है टेस्ट भी लेना है लेकिन हमें क्वांटिटी का भी ख्याल रखना है, तो आप डेली बेसिस पे भी खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। जिस तरह रोटी के लिए अगर आप सिर्फ रोटी की बात करें, रोटी बहुत शुगर लेवल हाई करती है, तकरीबन 210 कैलोरीज प्रोवाइड करती है एक रोटी। ठीक है ना, एक नॉर्मल साइज तकरीबन 7 इंच की रोटी। इसी तरीके से चावल की अगर आप कैलोरीज देखते हैं तो 170 टू 180 कैलोरीज जो है वो एक चावल 100 ग्राम चावल जो बनते हैं उसकी कैलोरीज बनती हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि चावल भी इस्तेमाल करें और ये करें एक्सरसाइज का। जहाँ तक आपने कहा कोरोना के हवाले से, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें, ऐसा खुदा ना खास्ता अपने ऊपर नहीं तारी कीजिएगा, सिर्फ प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप डायबिटिक भी हैं और जो आपकी एज है भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर थोड़ा बहुत अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कभी कोई किसी को कोरोना हो भी जाता है डायबिटिक के पेशेंट में, तो ऐसा नहीं है कि वो जानलेवा होता है। चेस्ट की बीमारियां जिनको हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, बस ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, जो आपने ये बात की राइस के हवाले से, तो जब आप उसको बॉईल कर देते तो उसका स्टार्च ऑलमोस्ट निकल जाता है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी हद तक जो है उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो उसमें फ़र्क आता है। इसीलिए कहते हैं कि आप बॉइल्ड राइस जो है, अगर आप डाइट पे भी हैं तो आप बॉइल्ड राइस का इस्तेमाल करें। बहुत सी चीज़ें हैं जो भी डिस्कस करनी है, मिथ्स भी डिस्कस करनी है, कुछ एहतियात भी डिस्कस करनी है, ग़िज़ाएँ भी डिस्कस करनी है, लेकिन फ़िलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन, हमारे साथ रहिए। बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन, बात हो रही है डायबिटीज़ के हवाले से। आज हम मिथ्स भी डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक में मैं और डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे, कुछ कॉल्स उनको भी रिसीव हुई, मुझे भी रिसीव हुई, कि जब डायबिटिक पेशेंट जब मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनकी शुगर जो है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, फ्लक्चुएशन रहती है। उसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब, उसकी क्या वजह है? क्योंकि मतलब लोग परेशान हैं इस बारे में। देखिए बात यह है कि जैसे कल भी कहा और हम प्रोग्राम में आगे भी मैं ये चीज़ वाजे करता रहूँगा, जो लोग हमें अभी ज्वाइन किया हो, कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन। इनका तकरीबन बराबर रोल है, 33% एक रोल है इनका इक्वली। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात मेडिसिन तो हम दे रहे होते हैं, और मेडिसिन अगर इंसुलिन नहीं भी दे रहे, छोड़ दें इंसुलिन को, मेडिसिन अगर आप दे रहे हैं और उसके बाद अगर आप डाइट का भी ख्याल रख रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो अचीव नहीं होगा। जो 30% डेफिसिट एक्सरसाइज का रह रहा है वो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ग्लूकोज लेवल रिफ्लेक्ट होने लगता है। जी, उनके हवाले जैसे मैंने ये बात हमने कल भी कही थी, और ये बात ज़रूरी है कि देखें जब हम बॉडी को एक्सर्ट करने की बात कर रहे होते हैं तो बॉडी एक्सर्शन के लिए ज़रूरी है कि वैसे वॉक किया जाए, चला फिरा जाए। और मैंने कहा था कि अगर ज़्यादा ओबीस पेशेंट जैसे वालदैन है किसी के, वो बेड रिडन है या कम नहीं चल पाते ज़्यादा,
एटलीस्ट घर में वॉक करें, कम से कम हिम्मत करना पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बहुत सारी जो मतलब हमारी पेरेंट्स की तरह सब, और वो ये करते हैं कि अमूमन कि नहीं अब नहीं हिला जा रहा, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। और जहाँ पे थोड़ा सा हमें उनको बूस्टअप करने की ज़रूरत है कि नहीं थोड़ा थोड़ा मूव करें, क्योंकि बॉडी जब मूवमेंट में आएगी तो ऐसी सूरत में जो भी हाई लेवल्स हैं ये रिड्यूस होना शुरू होंगे। मेडिसन या जो ओरल प्रोडक्ट्स है, ओरल ड्रग्स हैं, मेडिसन हैं, या इवन इंसुलिन, वो एक हद तक किरदार। अच्छा होता क्या है कि जब आप इंसुलिन भी ले रहे हो और आप बिल्कुल ही अपने आप को कन्फाइंड रख लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? जो भी आपने खाया वो इंसुलिन ने उसको ग्लूकोज जो है अपने सेल तक पहुँचवा दिया, तो आपका वेट तो गेन होगा। सही। डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे साथ 2 कॉलर्स मौजूद हैं, उनके हम क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर आंसर हम लोग एक साथ देंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात मेरा नाम वसीम भट्ट है, जी, मैं क्या लाहौर से सवाल है बोल रहा आपका? हूँ। अच्छा, पिछले साल नवंबर को ना मैंने अपनी शुगर टेस्ट कराई थी। जी। तो मेरी शुगर जो है ना वो उस वक्त ना उसमें 258 थी, सॉरी 238 थी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरा जो मसला ये है ना डॉक्टर साहब, वो ये मसला है कि जिस वक्त मेरा फास्टिंग होती है उस वक्त मेरी शुगर जो होती है वो 1 यानी कि 20 से नीचे होती है। ठीक है। कभी कभार 122 या इस तरह हो जाती है। जिस वक्त मैं नाश्ता कर लेता हूँ उसके 2 घंटे के बाद मैं चेक करता हूँ तो मेरी जो शुगर होती है ना वो होती है 98, 95 या 101। ठीक है। मेरा मसला यही है कि मेरी फास्टिंग में क्यों ज्यादा होती है और उसमें क्यों, अच्छा, यानी कि रैंडमली मेरी बहुत मेडिसिन आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं ग्लूकोफिज रात को खाने के साथ खाता हूँ 750 वाली। 750, और ठीक इसके है। अलावा मैं कोई नहीं खाता और कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे? अच्छा। पहले मुझे एमरल्ड वो दी थी डॉक्टर साहब ने। जी जी 1 मिलीग्राम थी। हाँ जी जी ठीक तो है। वो मैं नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले लेता था तो उससे मेरी शुगर 79 हो जाती थी, इस तरह ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो जब हम मेडिसिन ये यूज़ करते हैं, जैसे आप 750 मिलीग्राम जो है मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज आप यूज़ कर रहे हैं, बाद में ऐसा होता है कि क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये 24 आवर तक अपना काम कर रही होती है, ठीक है ना, ये सेंसिटिविटी बढ़ाती है सेल में। जब आपने कहा कि आपकी फास्टिंग जो है वो ज़्यादा होती है और रैंडम बात कम आ जाती है, उसकी वजह ये होती है जब आप इसमें एक मेडिसिन और हम एक कॉलर भी चलें और ले लें, और ठीक है, साथ ही दोनों के आंसर कर देंगे। है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जाफर से कराची से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? मेरे सवाल है कि तकरीबन 15 साल मेरी गर्दन में दर्द हुआ था, जी। तो अभी एक जगह पे रुक गई है, न ऊपर न आगे पीछे होती है। ओके। है ना? कितनी उम्र है आपकी? आप प्लीज अपना वॉल्यूम कम कर दें टीवी का। टीवी का कम कम है। जी। कितनी उम्र है आपकी? 40 साल उम्र है। अच्छा, 40 साल। जी। तो आप क्या कह रहे हैं, नेक आपकी मूव नहीं कर रही होती है? अच्छा, हम नहीं करती है। कोई चोट लगी थी या कुछ कुछ चूक भी आई? नहीं। अच्छा ठीक है। अभी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। अच्छा ठीक है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना होगा कि क्या वजह है और क्यों नहीं हो रही है, तो इंशाल्लाह आपको मैं इसका रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात करे, कहाँ से? जी, मेरा नाम तारिक पिंडी से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मुझे शुगर है और शुगर अभी इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आजकल मेरे शुगर ने मेरे जिस्म के ऊपर वो बन गया है, रिएक्शन हो गया, पूरे जिस्म पे बन गया, बहुत बड़े बड़े डॉट्स बन गए हैं जिसमें सीधी खुजली हो रही है, जो ठीक नहीं हो रहा है और शुगर डाउन नहीं हो रहा है। इंसुलिन में ले रहा हूँ सुबह शाम, लेकिन जो इस वक्त फास्टिंग में शुगर है वो तकरीबन 450 और रहने में तो 300 ज्यादा है, तो कंट्रोल नहीं हो रही बिल्कुल। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र इस वक्त 65 है। 65 है। अच्छा देखें, इसमें डोज एडजस्टमेंट्स के साथ साथ जैसे आपने कहा कि पूरे जिस्म पे दाने या रिएक्टिव हो गई, बाज़ औक़ात क्योंकि ये सबकुटेनियस दी जाती है, कभी कभी रिएक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, चांसेस होते हैं कुछ लोगों में। तो या तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कि हम इंसुलिन जो है वो चेंज करें और पहले टेस्ट डोज देने के बाद उसको रेगुलर बेसिस पे रख लें, और दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर जो आप इंसुलिन इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं
उसको उसके किस एक्शन में कितनी लॉन्ग एक्टिंग है या नहीं है, और किस डोज में यूनिट्स वो जा रहे हैं, आपकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से है या नहीं, इसको ज़रा सा देखना पड़ेगा। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद प्लीज़ कॉल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। शो में 1 या 2 बजे के दरमियान आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारे फर्स्ट कॉलर थे उनका आंसर आप क्या दे रहे हैं? जी, इंसुलिन के हवाले से उन्होंने बात की थी कि बेसिकली वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फास्टिंग के अंदर जो है उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बेहतर रहता है, जबकि रैंडम के अंदर कम हो जाता है मज़ीद। तो मैं वही कहना चाह रहा था, सॉरी इंसुलिन नहीं, ओरल मेडिसिन, वो 750 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहे थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देखिए जो सेंसिटिविटी बढ़ती है, प्लस आप जब क्योंकि फास्टिंग में जब आप कोई और मेडिसिन तो उस वक्त नहीं खा रहे होते ना, तो आप खाना खाते हैं, उसके बाद इंसुलिन का रिलीज़ होता है, ठीक है। इंसुलिन बहरहाल बॉडी से रिलीज़ हो रही है और सेंसिटिविटी और बढ़ी हुई है। तो ऐसी सूरत में इंसुलिन रिलीज़ होने की वजह से जो ग्लूकोज आपका जो भी आपने नाश्ते में लिया था, खाया था, वो फौरी तौर पे सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो जो लेवल उस वक्त आ रहा था खाने से पहले का, उस वक्त क्योंकि आप रात भर में इंसुलिन के रिलीज़ इतना नहीं होता, ठीक है ना, एक्टिव नहीं हो पाती है। अमूमन इंसुलिन उस वक्त रिलीज़ होती है जब आप या तो दस्तरखान पे बैठते हैं, आप खाने के लिए रेडी होते हैं। तो ये कुदरती निज़ाम है कि ऐसी सूरत में जिस तरह मुंह में पानी आना शुरू होता है, इस तरह इंसुलिन की प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो इस वजह से वो सेल के अंदर जो है वो जल्दी पहुंचा देती है। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा हम करते हैं कि डोज को थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है या डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें फिर ये जो थोड़ा स्पाइक या जो लोअर डाउन हो रही है, ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप डॉक्टर साहब को कॉल करना चाहते हैं और कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम कुछ मिथ्स डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि हनी लेने से जो है आपकी शुगर हाई नहीं होती है, और करेला लेने से जो है वो आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। तो ये कितना सच्चाई है? अच्छा देखें, जो इस टाइप की मिथ्स हैं कि जिसके अंदर यानी शुगर की हम बात करें, कल मैंने जब बताया था कि 1 ग्राम जो शुगर है वो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपकी शुगर बढ़ा यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ाती है। इसी तरह यानी 1 चमचे के अंदर 4 ग्राम जो है वो शुगर आती है। अगर इसी में आप हनी बल्कि अगर इस्तेमाल करें, कल मैंने बताया था, तो हनी जो है उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज़्यादा है, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर वो डेंस है बहुत ज़्यादा, तो 1 चमचे के अंदर जो है वो फिर 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नहीं पड़ाएगा, वो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पड़ेगा। तो ये जो एक थोड़ा ख्याल है, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि शायद हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, यानी अगर 1 चमचा चीनी यूज़ कर रहे हैं आपकी चीज़ में, तो शायद हाफ उसकी क्वांटिटी यूज़ करेंगे। नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल सही है, शहद की अपनी अफादियत है मैदे के हवाले से और दूसरी चीज़ों में, लेकिन ये शुगर बहरहाल बढ़ा सकती है क्योंकि ये है ही कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ग्लूकोज की तरह है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, हम लोग बात करेंगे करेले पे, लेकिन एक कॉलर भी हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? वालेकुम सलाम। ये मुझे शुगर है कि मेरे चेहरे में बहुत जलन है। शुगर है आपको क्या? हेलो, है? ये प्रोग्राम ने देखा ना, डॉक्टर अभी आ रहा चल रहा, तो जी जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हैं? डॉक्टर साहब से कोई सवाल है आपका? सवाल यही है कि पैरों में जलन है शुगर की वजह से। जी जी, शुगर है मुझे। अच्छा, आपने शुगर कितनी लास्ट टेस्ट करवाई थी, शुगर कितनी वैल्यू है? 81 के करीब थी, अभी मैंने चेक करवाई थी। आई थिंक कुछ आवाज़ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। 1 मिनट, आप ऐसा कर लें, अगर आवाज़ आपको आ रही मेरी, तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। थोड़ी सी साउंड डिस्टॉर्शन है, आवाज़ थोड़ा सा कट के आ रही है। आप प्रोग्राम के बाद मेरे सेल नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के हवाले से, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त वाइक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक जनाब। डॉक्टर साहब, आपसे एक और मिथ है जो हमें डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो लीन थीन लोग होते हैं उनमें ना कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, ना वो डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। तो ये मिथ है, ये इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद है जब हम इसकी बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, तो उस वक्त भी हमने जिक्र किया था कि बहुत ओबीस पेशेंट भी हों या ओवरवेट या ओबीस पेशेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल्स हाई हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी है कि बहुत ही लीन थीन से हों लेकिन उनका लिपिड और कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ें हाई हों।
तो ये वेरी करता है, ठीक है। इसी तरह डायबिटीज़ के हवाले से भी ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में ठीक है चांसेस जो है ओबीस पेशेंट में ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि उसकी वजह जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, डाइट का मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आप बहुत लीन थीन है, बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत ही लीन थीन है, मैं आपको सही बताऊं, लेकिन और उनकी शुगर जो है 200, 250, 300 भी रही है। तो इसका मतलब है कि इसका कोई रिलेशन ऐसा जिस तरह बनता नहीं है, या वो अपने एश्योर करके नहीं बैठ जाएं कि उन्हें खुदा ना खास्ता शुगर नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर साहब, ये लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है, आपकी एक्सरसाइज कितना मैटर करती है आपको डायबिटीज़ से? मैं समझता हूँ लाइफस्टाइल और इसके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका एंग्जाइटी फैक्टर है। एंजाइटी फैक्टर, क्योंकि एंग्जाइटी ही एक ऐसी चीज़ है जो बेशुमार बीमारियों का सबब बन रही है और बनती है। लाइफस्टाइल डेफिनेटली फ़र्क तो आता चला जा रहा है। हम अक्सर जब भी कोई डिजीज़ डिस्कस करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जी अब से 25-30 साल पहले अपने आप को ले जाएं, जो एक्टिविटीज़ रहती थी अब वो नहीं है। मैं बल्कि इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं। जब मैं कल की बात है, मैं नमाज़ पढ़ा था मगरिब के वक्त, तो जब सलाम फेरा तो उस वक्त एक नेक में रिजिडिटी सी महसूस हुई कि जैसे पूरा नहीं। तो उस वक्त ही मैं ये फील कर रहा था, मैंने कहा देखें आप, इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है कि कहाँ हम बचपन में पूरा गर्दन घुमा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हिला रहे हैं, अभी इस एज के अंदर से ज़रा सी गर्दन थोड़ा सा ज़्यादा हिलाने की बात करें तो चक्कर आ जाएंगे। सही। इसका मकसद ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में फ़र्क आ रहा है। फ़र्क आ रहा है, बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग महदूद हो गए हैं मोबाइल गैजेट्स में, इसीलिए ये तमाम चीज़ें हमें पेश आ रही हैं। कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं फायसाबत सोहेल बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी मदर डायबिटिक पेशेंट हैं। जी जी, ठीक है, और अभी रिसेंटली उनके ना काफ़ी टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो उनकी ना बॉडी इन्फ्लेमेटेड हुई हुई थी, मतलब किनी में और उनके एल्बो में, और उनके जो है ना यहाँ पर स्वेलिंग हुई हुई थी। और इनका ना ESR, मुझे एस्टिमेशन के हिसाब से मुझे ESR काफ़ी बड़ा हुआ नजर आया डायबिटिक। कितना ESR था उनका? ESR है, उनका रिजल्ट आया 113 मिलीमीटर पर आवर। ठीक है, हार्ट के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी कोलेस्ट्रॉल 180 था मामा का। ठीक है। HbA1c का मैंने एस्टिमेट करवाया तो 7.67%। ठीक है। और यूरिक एसिड? जी जी, यूरिक एसिड 3.59। 3.59। यस, ठीक है, नॉर्मल में। ठीक है। और विटामिन D 31.1, ये भी इंसफिशिएंट है। असल में देखिए बात ये है कि जैसे ESR बढ़ा हुआ है, ESR एक्चुअली डायग्नोस्टिक से ज़्यादा प्रोग्नोस्टिक होता है, यानी कि वो डिजीज़ की प्रोग्रेशन बताता है, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब पॉइंट ये है कि क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर आर्थराइटिस, जैसे आपने कहा उनको स्वेलिंग भी है जॉइंट्स में या पेन भी है, तो आर्थराइटिक पेशेंट्स के अंदर अमूमन ESR बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होगा। इन वैल्यूज़ को जब हम ब्लड वैल्यूज़ ये देखते हैं या कोई भी पैरामीटर्स देख रहे होते हैं तो उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ कोरिलेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। बात सिर्फ वैल्यू एक दफ़ा हाई है लेकिन सिम्टम नहीं है तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है सारी और कुछ आप उनसे पूछना चाहेंगे? मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं आपको अगर कोई मेडिसिनल एडवाइस है तो मैं इंशाल्लाह आपको कर दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? जी देखिए, अभी जैसे बात इनसे हो रही थी कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एज के साथ हो जाती हैं, डायबिटीज़ भी है, उनको जॉइंट का प्रॉब्लम भी है। तो अगर आप डॉक्टर हैं डेफिनेटली तो आप उसको अच्छे तरीके से खुद एवेलुएट कर सकती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नहीं है तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों को अगर आप कोरिलेट करेंगे तो एक टेंशन भी होती है कि अच्छा ये चीज़ लेवल बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल और ये चीज़ कम है, ये HbA1c बिल्कुल सही है। देखें, इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा होता है, क्लिनिकल सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस और आपका एग्जामिनेशन, ये तमाम चीज़ें जब मिल के फिर कोई डायग्नोसिस डेवलप होता है, बनाया जाता है उसको, चाहे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही क्यों ना हो। सिर्फ ESR बढ़ रहा है खुदा ना खास्ता तो इसमें परेशानी की बात नहीं। हाँ, क्रॉनिक मैंने कहा कि डिजीज़ है, उसकी वजह अमूमन क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर ESR रेस कर जाता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आहिस्ता 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 लोअर डाउन होगा जब ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस, जो सोजिश हो रही है जॉइंट्स में वगैरह, ये कम होगी तो ESR खुद ही लोअर डाउन हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, अक्सर देखा गया है कि खाने के बाद जो है आप अपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? बिकॉज फ्रूट जो है वो मीठा भी होता है। बल्कि मुझे अभी ब्रेक में हम यही बात कर रहे थे कि एक साहब ने अभी जैसे पूछा था चावल के हवाले से कि शौक है,
तो जहाँ हम फ्रूट की इजाज़त देते हैं, हम कहते हैं कि भाई आप खाएं, ठीक है, आप क्वांटिटी कम कर दें, सेब है या आम अभी सीज़न चल रहा है तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करें, खाएं। तो फिर आम को अगर आप चावल से एक प्लेट कंपेयर करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप चावल इसलिए खा सकते हैं। इसी तरह जो भी क्वांटिटीज़ हैं उसको रिड्यूस करना है। मेडिसिन भी खानी, क्योंकि नहीं खाएंगे तो कमज़ोरी वाकई होगी। लेकिन डॉक्टर साहब रात के वक्त जो है आई थिंक फ्रूट का अवॉइड करना वो ज़्यादा ये डिपेंड करता है। कुछ फ्रूट्स जो हैं अब ऐसे हैं कि आप मैंगो या दूसरी चीज़ें हैं वो हम खाते हैं, सेब को अमूमन रात के वक्त अवॉइड करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम यहाँ वाइंड अप की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक का कोई टॉपिक है जो बताना चाहते हैं मंडे को जो हम देखिए, डिस्कस नेक्स्ट वीक मैं चाहूँगा कि वैसे हम डायबिटीज़ को हमने डिस्कस किया, GI अब जो प्रॉब्लम्स हैं, मैदे की बीमारियाँ, चाहे वो गैस्ट्राइटिस, इसमें मेरे पास बेशुमार कॉल्स आ रही होती हैं पेशेंट्स के हवाले से और कंसर्न्स हैं, आपने भी जिक्र किया था, आ रही थी। तो मैं चाहूँगा कि चाहे वो अल्सर हो, चाहे पेट फूलना हो, कॉन्स्टिपेशन हो, IBS हो, बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें, तो जो भी अगर पेशेंट्स हैं अपने कंसर्न्स चाहते हैं वो शेयर करना ज़रूर करें, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आप तमाम लोगों से भी हम इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात वीकेंड के बाद। डॉक्टर साहब ने जो है आपको अपना टॉपिक बता दिया है, हम बात करेंगे मैदे के अमराज पर। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, मंडे को आप कॉल कर सकते हैं हमारे शो पे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान, कोरोना चल रहा है, एहतियात कीजिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह ने के बान।